हेलो एवरीवन, वी आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे जो कांग्रेस की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उसके बारे में, या फिर प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, इसके बारे में, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं या जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है इनकी अदर कंट्रीज़ के साथ में, इन सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस करेंगे। इकोनॉमी को देखेंगे कि पहले इकोनॉमी कैसी थी और अब इकोनॉमी को किस तरीके से कवर किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो का एंड तक देखना दोस्तों। चाहे वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट हो या फिर मोदी जी की आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, दोनों के अंदर प्रोटेस्ट तो देखने को मिले हैं। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो देखने को मिला था वो अन्ना आंदोलन था, यानी अन्ना प्रोटेस्ट। उसी के चलते आज जो सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है ये उसी की एक देन है। जी हाँ दोस्तों, अन्ना आंदोलन ने बहुत सारे स्कैम दिखाए, कांग्रेस के मीडिया ने बड़ा साथ दिया और बीजेपी को सेंटर तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया ने बड़ा हाथ दिया है। यानी सोशल मीडिया ने एक अच्छी इमेज क्रिएट की मोदी जी की और फाइनली इनको 2014 में ला करके खड़ा कर दिया पार्लियामेंट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए आज इसको रेस्ट्रिक्ट करने की बातें की जा रही है। इसके ऊपर नई नई गाइडलाइन जारी की जा रही है ताकि जिस रास्ते से हम लोग निकल करके आए हैं उस रास्ते से कोई और ना आ सके, इसलिए वो रास्ता बंद किया जा रहा है। और दोस्तों, ये आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी प्रोटेस्ट की वजह से केजरीवाल जैसा एक कॉमन इंसान जिसको कोई जानता नहीं था वो दिल्ली का सीएम बन जाता है और पीएम मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लगते हैं। अब अगर प्रेजेंट की बात करूं तो मोदी गवर्नमेंट में भी एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी फार्मर प्रोटेस्ट, जो कोविड की फर्स्ट वेव से पहले स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। यानी सरकार भी शायद बात नहीं करना चाहती उन लोगों से, इतने दिन उनको हो चुके हैं। इससे पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ था जो सीएए एनआरसी को लेकर के हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था यूएपीए लगा करके, सेडिशन एक्ट लगा करके। फाइनली उनको तो छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो प्रोटेस्ट है, फार्मर प्रोटेस्ट, इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैसे यूपी के अंदर ग्राम पंचायत को लेकर के अभी इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर काफ़ी सारे हिट मिली है बीजेपी को। फिर पंजाब के अंदर 7 नगर पालिका की जो वोटिंग हुई थी उसके अंदर कांग्रेस को काफ़ी सारी सीट मिली है। अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज एमएलए उनके भग रहे हैं वहाँ से एक दूसरे की पार्टी को छोड़ करके। ये कहना है कि काफ़ी सारी हिट मिली है। अब अगर आप इन दोनों प्रोटेस्ट को कंपैरिजन करोगे तो अन्ना आंदोलन जो था वो बहुत बड़ा आंदोलन था और मुझे नहीं लगता अब दोबारा ऐसा कोई आंदोलन हो पाएगा, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट है, कांग्रेस नहीं है और इसमें कोई स्कैम नहीं होता, ऐसा मीडिया का कहना है। मेरा कहना नहीं है, क्योंकि मैंने तो लास्ट वीडियो ही इसी चीज़ के ऊपर बनाई है। टेम्पल के अंदर तक स्कैम होने लगे। अब दोस्तों, मैं इकोनॉमी की बात करना चाहूँगा। यानी इकोनॉमी की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। यानी 2008 में एक ऐसा रिसेशन आ गया था जैसे 2019 के बाद में अभी चल रहा है। एक ऐसा रिसेशन आ गया था कि जिससे वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज़ को हिट लगी थी इस रिसेशन के चलते। यहीं पर ही जो मनमोहन सिंह है वो वैसे भी इकोनॉमिस्ट हैं, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया डिमांड के ऊपर। एक डिमांड कैसे बढ़ाई जाए या फिर लोगों के अंदर विश्वास कैसे पैदा किया जाए, तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। लोगों के अंदर विश्वास जगाने की फिर से चयन की गई, क्योंकि लोगों के अंदर अगर विश्वास होगा तो सेविंग छोड़ेंगे, वो डिमांड ज़्यादा करेंगे और जैसे डिमांड करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, यानी एक सर्कल चलेगा। अगर लोग सेविंग करना छोड़ देंगे तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी आप देखोगे 2008 में जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बिल्कुल लेजी हो चुकी थी, सुस्त हो चुकी थी, तो उसी की स्ट्रैटेजी के ऊपर पॉलिसीज़ बनाई गई लोगों के अंदर विश्वास जगाने के लिए। राइट टू फूड के चलते 82 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को 5 किलो चावल और 2 रुपये या 3 रुपये प्रति किलो सैलरी दिया गया, अनाज दिया गया। इससे अलग जो 5th क्लास की मिड डे मील की स्कीम थी उसको 5th क्लास से बढ़ा करके 8th क्लास कर दिया, यानी ताकि लोगों के अंदर और विश्वास को बढ़ाया जा सके, जिससे लोगों के अंदर डिमांड बढ़े और डिमांड के साथ साथ सप्लाई हो और ये जो डिमांड और सप्लाई की चेन है ये अच्छे से काम करने लगे। उस टाइम पे क्या था दोस्तों, क्रूड ऑयल का जो प्राइस था ना वो बढ़ता जा रहा था, जैसे आज बढ़ रहा है, सेंचुरी कर चुका है। सेंचुरी तो नहीं की थी उस टाइम पे, लेकिन बढ़ता जा रहा था रेगुलर। तो इसी के चलते मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एक्शन लिया कि जो क्रूड ऑयल प्राइस था उसको बढ़ने नहीं दिया, वहीं पर स्टैब करके रखा। इस तरह नहीं कि पहले बढ़ रहा था तो आज सर्दी की वजह से बढ़ा है, कल को गर्मी की वजह से कम होगा, आज बरसात है, अंतर्राष्ट्रीय ये चल रहा है, जैसे आज के जो मुद्दे होते हैं ना इन लोगों के, वैसा टाइप कुछ नहीं था, वहीं पर ही स्टेबल करके रखा उसको। अब मोदी गवर्नमेंट को देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि कोविड के चलते हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो उसकी वजह से डाउन हुई है, उसकी वजह से स्लो डाउन आया है, तो ये बात पूरी सही नहीं है। अगर इसको कंप्लीट करना हो तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के जो गलत इम्प्लीमेंटेशन थे उसकी वजह से इसको हिट लगा था, जिसके चलते बस ये सिर्फ सपने में दिखाई जा रही थी कि सिर्फ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। कोविड ने तो बस इसको एक्सपोज करने का काम किया है, यानी जो सपना दिखाया जा रहा था अच्छे दिन का उसको एक्सपोज किया है कोविड ने, और एक ही सपना एक्सपोज नहीं किया, अलग अलग सपने एक्सपोज किए हैं। और इसी के ऊपर इन्होंने भी डिमांड के ऊपर फोकस दिया, यानी मोदी गवर्नमेंट ने डिमांड कैसे बढ़ाई जाए इसके ऊपर फोकस दिया। इसके लिए अलग अलग पैकेज लेकर के आए गए
जैसे कॉर्पोरेट जगह उसके अंदर 1.5 करोड़ रुपए का रिलैक्सेशन दिया गया टैक्स के अंदर। मनरेगा के अंदर 60,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपीस बढ़ा दिए गए। 20 लाख करोड़ का पैकेज आपको बड़ा सुनने को मिला होगा, उसमें से 4 लाख करोड़ MSMEs को दिए गए, 6,000 पर मंथ फार्मर्स को दिया जाएगा। ऐसे कुछ डिसीजन लिए गए। बाद में क्या हुआ? नो डिमांड नो सप्लाई। दोस्तों इसका एक रीज़न रहा है क्योंकि लोगों के अंदर पहले से ही डर था। बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही है। आप लोग देखोगे अप्रैल में 7 मिलियन की जॉब चली गई, मई के अंदर 15 मिलियंस की जॉब चली गई। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तो सेविंग करेंगे ना, कि हो सकता है भाई हम लोगों की भी जॉब चली जाए। इससे क्या होगा, जब लोग पैसा खर्च ही नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, जब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो सप्लाई नहीं होगी, तो इसी तरीके से इकोनॉमी और ज़्यादा डाउन होती चली जाएगी। और वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप देख लेते हैं, यानी मनमोहन की गवर्नमेंट जो थी, यानी कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, इनकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैसी थी अदर कंट्रीज़ के साथ में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, परमाणु एनर्जी को लेकर के यानी एटॉमिक एनर्जी को लेकर के मनमोहन सिंह ने अपनी गवर्नमेंट को डेंजरस में डाल दिया था, लेकिन उससे रिजल्ट मिला क्या? अमेरिका ने फिर से बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया के ऊपर। अच्छी रिलेशन बनी थी, इसी के चलते यूरोपियंस के साथ में भी अच्छे रिलेशन बने थे। बट इसका एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर देखने को मिलता था, जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े स्कैम थे उससे कहीं ना कहीं इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता था, इन पॉलिसीज़ के ऊपर। वहीं पर आप देखोगे मोदी गवर्नमेंट, यानी जिनकी जो आइडियोलॉजी है वो कहते हैं अपने आप को प्रधान सेवक। जैसे जवाहरलाल नेहरू अपने आप को प्रधान सेवक कहा करते थे, अब यहीं से जो मोदी गवर्नमेंट है उनका जो टिल वर्ड्स है यानी झुकी हुई है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा है। यानी इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक लेफ्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है। लेफ्ट विंग जो होता है वो सोशल कार्यों के लिए ज़्यादा फेमस होते हैं, राइट विंग्स जो होते हैं वो रिच मैन के लिए ज़्यादा फेमस होते हैं। तो इसी तरीके से जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो सरकार के पास जॉब्स ही नहीं होंगी। जिस तरीके से आज जॉब्स नहीं आ रही हैं, मैं तो हैरान हो जाता हूँ ऐसे ऐसे इंटरव्यू देख करके, जब मोदी जी यानी जॉब देने वाले जो 2 करोड़ का वादा करते थे युवा को, वो इंटरव्यू में बैठकर ये कहते हैं पकोड़े बनाना भी एक रोज़गार होता है। अगर आप इस तरीके के रोज़गार देने वाले थे तो आपको पहले बता देना चाहिए था ना, तो शायद जनता आपको कुछ और समझ जाती। नाउ गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस डूइंग फॉर बिजनेस। अब गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई काम नहीं रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी सभी कंपनीज़ को एक प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। एक्चुअली में इसको प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे कहना ठीक नहीं होगा, इसको मोनोपोली कहना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो अलग अलग इंसान को कंपनीज़ को दे दिया जाता है। यहाँ पर एक ही इंसान को सारी कंपनीज दी जा रही है, तो ये मोनोपोली हो जाती है। अब चाहे मोनोपोली हो या फिर प्राइवेटाइजेशन हो, अब तो हो गया, यानी 51 जो शेयर थे गवर्नमेंट के उन्होंने सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया। यानी अब गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं है। एविएशन से लेकर के BSNL, रेलवे, इन सारी चीज़ों के अंदर से जितने शेयर थे वो सब बेच दिए हैं गवर्नमेंट ने। अब अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो हैरान मत हुआ कि इस चीज़ के लिए। अगर मैं बात करूँ हेल्प की, दोस्तों मनमोहन जो गवर्नमेंट थी उनका एक ही चीज़ कहना था कि किसी भी कंट्री से हेल्प नहीं लूँगा। ऐसा डायरेक्टली नहीं कहना था, बट उनकी यही थॉट थी कि किसी भी कंट्री से हेल्प नहीं लेनी है, और वो अपने बात पे पक्के रहे। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी हेल्प नहीं ली फॉरेन पॉलिसी से। जैसे ही उनकी गवर्नमेंट हटी तो सारी अमेंडमेंट करके सारी चीज़ों को चेंज कर दिया गया, पॉलिसीज़ को बदल दिया गया। जैसे ही पैंडमिक का दौर आया तो गिफ्ट वगैरह लिए गए, डोनेशन भी हुई। और मैं कहता हूँ कि देखो, बाहर से हेल्प लेना गलत नहीं है, पर ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प लेना वो गलत है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मनमोहन गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी वो अपने वादों को लेकर, यानी मनमोहन सिंह जो थे वो अपने वादे को लेकर किस तरीके से श्योर थे। उन्होंने हेल्प ही नहीं ली किसी कंट्री से। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा यहाँ पे, 2004 के अंदर साउथ इंडिया के अंदर सुनामी आई थी, जो उसके कोस्ट एरिया थे वहाँ पर बहुत बड़ा डिजास्टर देखने को मिला था, बहुत बड़ा फिनोमिना हो गया था। एक 2005 में क्या होता है, कश्मीर के अंदर अर्थक्वेक आता है, या फिर 2013 के अंदर फ्लड आता है यूके के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पर कुछ भी हुआ, किसी फॉरेन पॉलिसी से कोई भी हेल्प नहीं ली गई। इनको एक बड़ा अच्छा आंसर देते हुए टाल दिया गया कि अभी तो हम लोगों के पास सब कुछ है, अगर फर्दर हम लोगों को आप लोगों की नीड पड़ती है तो हम लोग आपसे ज़रूर हेल्प लेंगे। ऐसा नहीं है कि कभी पहले हेल्प नहीं ली गई। 1991 में अर्थक्वेक जो हुआ था उसकी वजह से, या फिर बिहार के अंदर 1993 में जो फ्लड आया था उसके चलते भी यहाँ पर बहुत सारी हेल्प ली गई थी। सबसे पहले तो चेंजेस यही किया कि बाहर से अगर, यानी चाइना से अगर कोई भी चीज़ लेकर के आई जाती है, ऑक्सीजन मटीरियल हो या फिर हेल्थ केयर को लेकर के कोई मेडिसिन आती है, तो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। सेकेंड, अगर पाकिस्तान अपनी हेल्प करना चाहेगा अपनी मर्जी से तो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। कंफर्म नहीं हुआ था, सिर्फ विचार की बात की गई थी। सबसे बड़ा चेंज ये हुआ था कि बाहर से कोई भी चीज़ ले जाएगी तो उसके ऊपर मना करने के लिए कोई पॉलिसीज नहीं बनाई जाएगी। और इन्हीं सारी चीज़ों के चलते जब पैंडेमिक का टाइम आया, बाहर से फॉरेन पॉलिसीज से, यानी फॉरेन कंट्रीज से
बहुत सारी हेल्प आई, गिफ्ट आई, डोनेशन आई कि लोगों तक हेल्प पहुंचाई जाए। पीएम केयर फंड के अंदर सारी चीज़ें आई, पर उसके ऊपर कुछ नहीं हो सका। चीज़ों को समझ सकते हैं, उनकी पॉलिसीज़ किस तरीके से झुकी हुई थी, इनकी पॉलिसीज़ किस तरीके से झुकी हुई हैं, आम लोगों को किस तरीके से बीच में रखा जाता है। इन सारी चीज़ों को सोच करके आप लोग अपना डिसीजन लिया कीजिए, किसी को अपनी बाइस के चलते टारगेट मत कीजिए। कैसा लगा यार मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर किया ना यार, ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे इस वीडियो को। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।